अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू की जाती है और अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल अमूमन प्रोग्राम में ज़िर बहस आते हैं। पिछले कई प्रोग्राम से कोशिश ये रही है कि जो समाजी नौइयत के मसाइल हैं उसके ऊपर प्रोग्राम में ज़्यादा बात की जाए और ख़ास तौर पे जो कुछ होता रहा, क्योंकि अभी अभी माह मुबारक का अख्तिताम हुआ और महंगाई से जुड़े और दीगर जो मामलात हैं जो साल साल चले आ रहे हैं उसके ऊपर हमने बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की और उसके साथ कोशिश ये रही हमेशा से कि तालीम और तरबियत के हवाले से प्रोग्राम्स के ज़रिए बात की जाए, क्योंकि जो शोबा सबसे ज़्यादा ज़बूहाली का शिकार है मुल्क पाकिस्तान में वो तालीम और सेहत का एक शोबा है और उस हवाले से बड़ी कोशिश की कि मुख्तलिफ़ नौइयत के मामलात पर गुफ्तगू की जाए, कैसे इसको बेहतर बनाया जा सकता है। यही कुछ इस वक्त किया जा सकता है। बड़ी कोशिशें करते रहे उस दौर में भी जब कोरोना पूरी दुनिया पर गालिब था और सबसे ज़्यादा जिसका नुकसान पूरी दुनिया ने उठाया है, जानी नुकसान तो एक तरफ यकीनन उसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती, उसके बाद जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ कौमों का वो स्कूल्स के बंद होने की वजह से, तालीमी इदारों के बंद होने की वजह से हुआ और उसके बाद उन्होंने बड़ी संजीदगी से उसके ऊपर काम किया और हम बहैसियत एक मुल्क कभी भी हमारी तरजीहात में ये शामिल नहीं रहा कि इसको कैसे फ़रोग़ दिया जाए। आप ये समझ लीजिए कि कोरोना से पहले ही 1.5 या 2 करोड़ के करीब बच्चे जो है वो ऐसे थे जो स्कूलों से बाहर थे और उसके बाद जब सूरत हाल ख़राब हुई तो उससे तादाद कहीं ज़्यादा बढ़ गई। तो अब देखना ये है कि इस शोबे के ऊपर कैसे तवज्जो दी जाएगी। जैसे मैंने कहा कि किसी भी दौर में किसी भी हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं रहा और इस वक्त भी ये नहीं कहा जा सकता कि जो भी हुकूमत इस वक्त है उसकी भी तरजीहात में ये चीज़ शामिल है। और इसके अलावा भी बड़े समाजी नौइयत के मसाइल हैं जिसके ऊपर हम बात करते आए हैं। जो हमारी मुख्तलिफ़ बीमारियां हैं उनको कैसे ठीक किया जाए, समाजी मसाइल के हवाले से और बीमारियों की बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल तालीम और तरबियत के ऊपर ख़ास तौर पे तवज्जो देने की ज़रूरत है और पहले से ज़्यादा है। तो इसके ऊपर आज गुफ्तगू की जाएगी क्योंकि कुछ ऐसे अफसोसनाक वाक़यात अभी हालिया दिनों में रोनुमा हुए हैं जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे तरबियत के हवाले से। और स्कूल्स में जो कुछ हो रहा है, चाहे सरकारी स्कूल्स हों, निजी स्कूल्स हों, सोचना ये होगा कि तरबियत का पहलू कैसे इसके ऊपर काम किया जाए, असातिज़ा की कितनी ज़िम्मेदारी है और उसके साथ साथ जो वालिदैन हैं उनकी कितनी ज़िम्मेदारी बनती है। इन मामलात के ऊपर कोशिश करेंगे आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। बड़ी ख़ास मेहमान शख्सियत तशरीफ़ फरमाएँ, उनको खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद उनसे इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। मौजूद मेहमान अख्तर आरई साहब जो कि सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन सिंध हैं, तशरीफ़ फरमाएँ, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश अख्तर भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अख्तर भाई, अब हम ये जो मामला है तालीम और तरबियत के हवाले से एक बड़े तवील अरसे से प्रोग्राम्स करते आ रहे हैं और जैसे मैंने कहा, मैं चाहूँगा पहले इसकी थोड़ी सी तस्सीह हो जाए। क्या मुझे ऐसा लगता है, महसूस होता है, वाक़तन ऐसा है कि किसी भी हुकूमत की कोई दिलचस्पी तालीम और तरबियत के हवाले से नहीं है, क्योंकि कोविड के बाद जो कुछ हुआ वो भी हमारे सामने है और उसके बाद और बहुत सारे दीगर मसाइल की निशानदेही हम करते आए हैं जो निजी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में हो रहे हैं। कैसे उसको ठीक किया जाए, कैसे उसको दुरुस्त किया जाए और यकीनन एक हुकूमत की ज़िम्मेदारी, एक वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। दोनों एंड से अपना काम जो है वो करने की ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं, कैसे इसको बेहतर बनाया जाए? मैं चाहूँगा इसके ऊपर ज़रा गुफ्तगू की जाए। जी फरमाइए। जी बिल्कुल, माशाल्लाह आपने इंट्रो के अंदर काफ़ी पॉइंट्स जो है हाईलाइट किए हैं। बिल्कुल सिचुएशन ऐसी ही है। बेसिकली इसमें ओवरऑल बहुत से नुकसानात हुए हैं। कोविड के बाद बहुत स्पीडी हम लोग आगे बढ़े हैं। शायद हमें ये दिन
जो आज से कोई 5 साल बाद देखने होते हमने बहुत पहले देखे। जी। इन देखिए, एक तो ये है कि इसमें सबसे बड़ी जो तबाही हुई है जो देखा जाए, जिसमें रोटी कपड़ा मकान भी शामिल है, यानी कि माशी मसाइल बहुत ज़्यादा हो जी। गए। यानी कि एक जो छोटे कारोबारी या दिहाड़ीदार जिसको लफ्ज़ यूज़ किया जाता था, वो तो बहुत ज़्यादा अफेक्टिव हुए थे। उनके लिए तो दस्तरखान का मामलात खुल गए हैं और हम लोग वैसे भी जो है मांग के खाने वाले बन गए हैं। तो हमारी पूरी कौम जो है वो दस्तरखान के इंतज़ार में रहती है। अच्छा, अब जाहिर है जो उनका जो छोटे बिजनेसेस थे, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, उनके भी हालात बड़े ख़राब हुए। जब माशी मुश्किलात आती हैं तो फिर बहुत सी और मुश्किलात आती हैं। और फिर जाहिर है कि जब बच्चे घरों में थे, वालिदैन घरों में थे, तो जाहिर है कि उनकी भी अपनी स्टेट ऑफ माइंड जो एंजाइटी थी, टेंशन थी, वो बीमारियां, नफ्सियाती बीमारियां बढ़ गईं। और आप देखेंगे बिहेवियर चेंज हो गए। और जो बच्चे घरों में बैठे रहे, उनका स्क्रीन टाइम बढ़ गया। ओवरऑल देखा जाए तो तमाम उस पीरियड के अंदर जो बच्चों के बिहेवियर, जो रवैये थे, वो एबनॉर्मल की तरफ चले गए, जो कि अब उसका इम्पैक्ट जो है, जो मैं कह रहा था कि शायद 4-5 साल बाद होते, वो अभी हमें वालिदैन को और हमें देखने पड़ रहे हैं। तालीमी इदारे खुल तो गए, मामला तो हो गया, मगर बच्चों की अदम दिलचस्पी है जो रियल एजुकेशन है उसकी तरफ। दूसरी तरफ जो स्पीडी टेक्नोलॉजी की रेगुलेशन लेकर आ रही है, वो अपनी जगह मौजूद है। तो अब बच्चे जो है मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, स्क्रीन का। देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी है या मोबाइल फ़ोन ही की अगर मैंने लफ्ज़ यूज़ किया, उसके दो बड़े फ़ायदे हैं जिसकी वजह से ये टेक्नोलॉजी यूज़ होनी चाहिए। ख़ास तौर पे बच्चों की सिर्फ बात करते हैं। एक होता है कि जी आपके पास इंफॉर्मेशन की सबसे बड़ी सोर्स है कि आपके पास लाइब्रेरी नहीं जाते तो ई लाइब्रेरी मौजूद है, सब कुछ इंफॉर्मेशन आप गूगल कर लीजिए। दूसरी कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन, भाई यही होता था ना, पहले फ़ोन होते थे, हम घुमाते थे, क्या था, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो हमने इस कम्युनिकेशन को मिसयूज़ किया हमारी यूथ ने। और इसके अलावा फिर ये सेल्फियाँ, फ़ोटोग्राफी और पता नहीं करते करते बहुत कुछ हो गया। यानी कि अब एक माहिरीन मैंने सुना कहते हुए, आज से कोई 7-8 साल पहले एक दुबई के अंदर मीटिंग हुई थी, उसके अंदर कि इस वक्त तो जो है ना, लगता यूँ है कि हमारे जो है ना, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर जो लाइफ पार्टनर होंगे वो भी वर्चुअल शायद होंगे। बिल्कुल ठीक। यानी कि जो मियाँ बीवी के मामलात होंगे वो भी वर्चुअल होंगे। तो वो अभी हमारे मुल्क में भी देखने को मिल रहा है। वहाँ उन्होंने रीज़न दिया था कि जनाब, एक अगर मिसेज हैं तो वो एक स्टेट में जॉब कर रही हैं और उनके हस्बैंड किसी और स्टेट में जॉब कर रहे हैं, और वो वीकेंड को मिलते हैं या मंथली बेचारे मिलते हैं एक दूसरे के साथ। बाकी जो प्यार मोहब्बत करते हैं वो सब जो है वर्चुअल करते हैं। अब बात यह है कि मैं तो फ़िलहाल ऑन एयर तो यही कह सकता हूँ, तो इतनी आज़ादी कि जी अगर आज़ादी है तो जी जो चाहे फीमेल करना चाहे, जो चाहे मेल करना चाहे। अब बात यह है कि हमें, वो कहते हैं ना, बंदर को नारियल पकड़ा दें तो वो क्या करेगा, सही, तो पकड़ के इधर मारेगा उधर मारेगा। बात यह है कि हमारी जो यूथ है उसके लिए तरबियत का एहतमाम था नहीं, है नहीं। इतने मसाइल हैं कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। ठीक है, बच्चे पता नहीं कौन सी एक्टिविटीज़ को कहते हैं कि लाइफ में जो मज़ा है ना, शायद इसी के अंदर है। ठीक है। और जैसे उसकी एडोलेसेंस एज में स्टेप लेते हैं तो अब आप देख लें। अच्छा, फिर दूसरी तरफ प्यार और मोहब्बत होना बहुत ज़रूरी है। टीचर्स कुछ नहीं कह सकता, पेरेंट्स कुछ नहीं कह सकते, कवानीन की इस तरह के बन गए हैं कि ज़ाहिर उसमें नहीं कह सकते, गो कि उसमें बच्चों का फ़ायदा है, मगर एनवायरनमेंट एक ऐसा बन गया है कि जिस एनवायरनमेंट में वो बच्चे जो है ना हाथों से निकले जा रहे हैं। वालिदैन परेशान हैं इस वक्त, चाहे वो अपर क्लास के हो, मिडिल क्लास के हो, हर क्लास में मसाइल हैं। ठीक है ना, हर क्लास में अपनी महरूमियाँ मौजूद हैं, मसाइल मौजूद हैं। अगर लोअर क्लास में देखें, मिडिल क्लास के मसाइल देखें, मिडिल क्लास तो पिस के रह गई, पॉवर्टी लाइन से नीचे। वो माशी जो मसाइल, मैंने एक तस्वुर एक खींचा था सामने के क्या इफेक्ट्स हैं, तो जाहिर है कि ओवरऑल आपस में कनेक्टेड है ना। अब उसकी वजह से ज़ाहिर है माँ बाप के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो बच्चों के लिए रोटी कमाने निकलें या उनका पेट भरें या उनकी तरबियत पे वक्त यानी कि क्वालिटी टाइम उनको दें। और ज़ाहिर है बहुत से मसाइल हैं। तो ओवरऑल अब जो वाक़या, जिस तरह आपने एक जिक्र किया, एक हैदराबाद का वाक़या हुआ, ज़ाहिर है कि गो कि वो स्कूल में नहीं हुआ, ज़ाहिर है वो घर में हुआ, मगर वो एक रिफ्लेक्शन है कि आजकल अपकमिंग यूथ जो है वो क्या कर रही है।
हम शुक्रगुजार हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के और डायरेक्टरेट के, कि उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला इसी सिलसिले की एक कड़ी कि यूथ के लिए हमें किस तरह उनके अंदर पीस लेकर आना है, टॉलरेंस लेकर आनी है, पेरेंट्स के क्या फ़राइज़ हैं, स्कूल मैनेजमेंट के क्या फ़राइज़ हैं, टीचर्स को क्या करना चाहिए। तो हमें ओवरऑल अपनी अपकमिंग यूथ को जो है उसका ख्याल करना है। यही वो यूथ है जिसकी तरबियत का एहतमाम करना, इनकी वैल्यूज़ को ऐड ऑन करना। तो अब आप देख लें, आप बहुत इजी एक्सेस है। जब हमारे मुल्क में आपको वेब और ये शीशा और ये पता नहीं हर किस्म के नशे जो है बहुत इजी एक्सेस देंगे हमारी यूथ को या हमारे बच्चों को। इवन कोई अंडर 18 जो है वो सिगरेट सेल कर रहे होते हैं, टॉय शॉप को गन मिल रही होती है प्लास्टिक की, और मतलब उनको ऐसी ऐसी चीज़ें मिल रही होती हैं कि जो ऐसे मिल रही हैं जैसे कि वो टॉफ़ी ख़रीद रहे हैं। बिल्कुल। और मज़े की बात है कि टॉफ़ियों में भी आजकल जो है ना वो ऐसे ड्रग्स आ रहे हैं जिससे बहुत ज़्यादा ख़तरा, एडिक्शन। अब उससे बच्चे एडिक्शन हो रही हैं, एडिक्टेड हो रहे हैं। अब वो फिर जब नशा आता है, फिर माइंड की जो कैफियत होती है उस बच्चे की, जो बेचारा मासूम सा बच्चा अभी ही उनको पर लगे हैं और अभी वो एक अपनी उसके अंदर स्टेट में आया है, यानी उस कैफियत में आया है, तो जाहिर है कि उसके साथ क्या गुजर रही है, वो क्या कर रहा है, नासमझी है। तो जाहिर है कि उसके लिए हम क्या कौन सी हिकमत अमली अडॉप्ट करें, जिसके लिए हमारे डीजी प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त नोटिफिकेशन आया है। इसके ऊपर अमल करना चाहिए, हमारे पेरेंट्स को देखना चाहिए, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त गाइडलाइन उन्होंने दी है। तो बहरहाल यह है कि हमें, हमारे लिए चैलेंजेस बढ़ गए हैं, हमें ये कोशिश करनी है अपने बच्चों को संभालना है जो मेच्योरिटी एज में आने के लिए, ताकि वो जो है जब वो 21-22 साल के होंगे तो फिर उनको थोड़ा सेंस आएगा, सेंसिबिलिटी होगी। तो ये इंटरमीडिएट तक का या ए लेवल तक का जो लेवल यानी कि एज ग्रुप है, ये बहुत ही डेंजरस एज ग्रुप में आता है। तो इनके लिए हमें ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा कि वो इस तरह के ना क्राइम्स में इन्वॉल्व हों, ना इस तरह के फ़न में इन्वॉल्व हों, जो जहाँ इज़्ज़त भी जो है वो बेच दी जाती है और दूसरे के साथ क्या किया जाता है और जस्ट एक फ़न लाइफ को खिलौना बना लिया जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए और ये गाइडलाइन हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त है। और पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ मैं अपनी तरफ से, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की तरफ से, कि बच्चों को वक्त दीजिए। ठीक है, उनका पेट भरने से बेहतर है कि उनको वक्त दीजिए, वो भी भरना है, ज़रूरी है, मगर उसको थोड़ा वक्त ज़रूर निकालें ताकि देखें, नज़र रखें अपने बच्चों पर, उनके साथ कोऑपरेट करें, उनके साथ एक ताल्लुक़ अच्छा बनाएं ताकि वो आपके साथ कम्युनिकेट करें। तो ये जो मामलात हैं बहुत ज़रूरी हैं। ये स्टार्ट तो देखिए एक बिल्डिंग में, हमेशा कहता हूँ बिल्डिंग की प्लिंथ से स्टार्ट होता है, फाउंडेशन से स्टार्ट होता है। बच्चा पैदा होता है, शुरू के हम आयाम में 4-5 साल तक तो हम बहुत केयर करते हैं, उसके बाद केयरलेस भी हो जाते हैं। ठीक है, और बच्चों को आज़ादी चाहिए होती है। तो ये ओवरऑल हमें बच्चों को ये देखना है, उनकी तरबियत का एहतमाम करना है, स्टेप बाय स्टेप, हमें कोई भी स्टेप इसमें मिस नहीं करना, क्योंकि शुरू से ही सारे मामलात होंगे तो फिर होगा। पेरेंटिंग स्टाइल को समझना है, पेरेंटिंग के तरीक़ेकार को समझना है। मैं इस तरफ आता हूँ अख्तर भाई जी, अभी आपने निशानदेही की है कि पेरेंटिंग का भी एक मसला है कि इसके ऊपर हमें बैठ के सोचना होगा और इसको कैसे हल किया जाए और हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है, इसके ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ एक और हमारे मौजूद मेहमान टेलीफोन लाइन के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इरफान खान साहब तज्ज़ियाकार हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया इरफान भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। Yasir, thank you very much for having me on. It is always a pleasure being on your show. Thank you so much. बड़ी माजूर के साथ कि मैं इंट्रो सुन नहीं सका क्योंकि मैं ऑलरेडी स्कूल में हूँ अपने। जी। और गुफ्तगू बड़ी अच्छी हो रही थी, भी थोड़ी बहुत सुनी मैंने। जी। तो इरफान भाई यही सवाल भी है कि ये तमाम मेहमानों को भी अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा इरफान भाई, सवाल यही है कि ये तरबियत के हवाले से बात हो रही थी कि यकीनन स्कूल्स की भी एक ज़िम्मेदारी है। तमाम हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो टेंडेंसीज़ हमें नज़र आ रही हैं, नशे का रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा बच्चों को पैम्पर करना शुरू कर दिया है हमने, और ख़ास तौर पे हम अब तालीमी इदारों में देखते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ, गार्ड्स के साथ वालिदैन अपने बच्चों को भेज रहे हैं। तो ये तो उनका मुस्तकबिल के साथ एक बड़ा ख़तरनाक खेल खेला जा रहा है। इसको कैसे ठीक किया जाए, सवाल ये पैदा होता है कब हम अपने जहनों को ये ठीक करेंगे, और जब ये ठीक नहीं होगा तो फिर नताइज तो ऐसे ही होंगे जिस तरह की ख़बरें इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं स्कूल्स में और तालीमी इदारों में, कॉलेजेस में, जिस तरह के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। कैसे इसकी रोकथाम की जाए, ये ज़रा फरमाइएगा। नहीं यासिर, बिल्कुल बेहतरीन बात की आपने, और ये इंतहाई मिसिंग लिंक है इस वक्त हमारी सोसाइटी का। और
आप देखिए, मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम से एक बात की थी कि हर तालीम याफ्ता जो है वो तरबियत याफ्ता नहीं होता, जी। और तरबियत जो है ना एक इंतहाई मिसिंग लिंक है हमारी सोसाइटी का, जिस पे बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, चूंकि हम देखें ये बच्चा जो होता है वो जो इनपुट ले रहा होता है, जो उसकी ट्रेनिंग होती है, वो जो शेप हो रहा होता है बच्चा, वो 4 ऐसे फोरम्स है जहाँ से बच्चा जो है इनपुट ले रहा है। नंबर 1 उसका स्कूल हो गया, और स्कूल ऑफ कोर्स अकाउंटेबल है। एज ए प्रिंसिपल आई होल्ड माई सेल्फ अकाउंटेबल कि बच्चे की तरबियत और उसकी तालीम के लिए मैं पहले तो हम अपनी जिम्मेदारी में सब, क्योंकि होता ही है कि नॉर्मली स्कूल जो है वो पेरेंट पर जिम्मेदारी डाल रहा होता है, पेरेंट्स जो है वो स्कूल पर जिम्मेदारी डाल रहे होते हैं, और ओनरशिप कोई नहीं ले रहा होता। तो सबसे पहली बात, हमें एज ए प्रिंसिपल, एज ए मेंटोर, एज ए टीचर, हमें पहले खुद को जिम्मेदारी लेने की जरूरत है, क्योंकि पेरेंट जो है वो अपना बच्चा हमारे पास भेजते हैं इस एतमाद के साथ, अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजने की उनकी कोशिश होती है। वो जो अफोर्ड नहीं भी कर पाते, वो कहते हैं बियॉन्ड देयर फाइनेंशियल कैपेसिटी वो जाकर स्कूल को पे कर रहे होते हैं। उनकी तवक्कुआत स्कूल से ये होती है कि हमारा बच्चा जब स्कूल जाए तो मुआशरे का एक कारामद शख्स बने, किसी का मोहताज ना हो, और उसमें स्किल्स हो, उसमें नॉलेज हो, एक इज्जत का मकाम पाए, और हमारी भी इज्जत करे। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पा रहा, क्योंकि आजकल देखने में आ रहा है कि जो प्राइवेट स्कूल्स का बच्चा है खास तौर पर, वो पेरेंट्स के हाथ में नहीं है। ये बहुत बड़ा एक मिसिंग लिंक है, और उसका जिम्मेदार देखिए सिर्फ स्कूल भी नहीं है। ऑफ कोर्स बच्चा जहाँ जहाँ से इनपुट लेता है, फॉर एग्जाम्पल बच्चा इनपुट ले रहा है स्कूल से, बच्चा इनपुट ले रहा है घर से, बच्चा इनपुट ले रहा है सोसाइटी से, बच्चा इनपुट ले रहा है स्क्रीन से, टैबलेट का जो ये आजकल रुझान और मोबाइल का रुझान है, इससे इनपुट ले रहा है, और उससे ही वो उसकी तरबियत हो रही है, वही शेप आउट हो रहा है। मैं अक्सर अपने टाइम है, मैं बात कर सकता हूँ? जी जी, प्लीज प्लीज करते हैं। तो उसमें मैं अक्सर अपने टीचर्स को भी ये बात सिखा रहा होता हूँ कि भाई देखें, टीचर जो है या पेरेंट्स जो है वो स्कल्प्टर का किरदार अदा करते हैं। हम देखें चीजों को देखने के डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं। मैं जिस पर्सपेक्टिव से देखता हूँ उसको मैं इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि स्टोरी के अंदर कि भाई एक मुजस्समा साज था, एक स्कल्प्टर था, वो अपने हुनर में अपने बहुत ही ज्यादा माहिर था। तो उसने एक दिन क्या किया कि अपनी महारत का जो है वो प्रेजेंट करने के लिए उसे पब्लिकली उसे शो करना चाह रहा था ताकि उसे अप्रिसिएशन मिले। तो उसने एक बड़े से पत्थर को पब्लिकली जो है वो शेप आउट करना शुरू किया। कार्विंग होती है ना स्टोन की, जी जी, तो लोगों को पता था कि अपनी स्किल्स में बड़ा माहिर है और बहुत बड़ा जबरदस्त मुजस्समा साज है। तो उसने चंद घंटों की मेहनत, और लोग पब्लिक जमा होने लग गई, और चंद घंटों की मेहनत के बाद एक उसने उस पत्थर को एक खूबसूरत स्कल्पचर की मूर्ति में तब्दील कर दिया। बिल्कुल ठीक। तो इतनी देर में पब्लिक भी काफी जमा हुआ। जब पब्लिक ने उसके फन का मुजाहरा देखा तो पब्लिक ने बहुत सारी तालियां बजाई। ताली बजाने के बाद मजमे में से एक शख्स ने कहा कि वाह क्या मूर्ति बनाई है तुमने। तो उस शख्स ने बड़ा तारीखी जवाब दिया जो समझने वालों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। वो कहता है मुजस्समा साज की मूर्ति मैंने बनाई नहीं है बल्कि ये मूर्ति मैंने निकाली है। ये मूर्ति ऑलरेडी उस पत्थर में मौजूद थी, मुझे नजर आ गई और मैंने उसे शेप आउट करके निकाल लिया। बहुत खूब। अच्छा, इसी अगर स्टोरी को हम अपने कॉन्टेक्स्ट में रखें तो बच्चा भी हमारे लिए एक पत्थर या एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम शेप कर रहे होते हैं, और एक गलत चोट उस पूरे मुजस्समे को, उस पत्थर को, उस प्रोजेक्ट को तबाह कर सकती है। अच्छा, हमारे यहाँ फुकदान ये है जो एजुकेशनिस्ट है उनका एजुकेशन से, मैक्सिमम सबकी बात नहीं कर रहा मैं, एक्सेप्शन ऑफ कोर्स है, उनका एजुकेशन से लेना देना नहीं है। उन्हें हसासियत का पता नहीं है कि अगर हमने थोड़ी सी हमारी जरा सी गलती पूरी जनरेशन की गलती हो सकती है, किसी की पूरी लाइफ को तबाह कर सकती है। जी। एक तो इसमें कोई सर्टिफिकेशन, कोई क्वालिटी एश्योरेंस नहीं है, पर्टिकुलरली हमारे मुल्क में। आज फॉरेन कंट्रीज में आप जाएं, अगर हम तो बात करते हैं ग्लोबली स्टैंडर्डाइज एजुकेशन की, हम ग्लोबल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। हाँ, हम देखते हैं कि हमारी पूरी कोशिश, प्राइवेट स्कूल से बहुत बड़ा बेड़ा उठाया हुआ है। मैं बहुत सारे स्कूल की बात करता हूँ जो वाकई ही अपना काम बड़ी ईमानदारी से करें, जिन्होंने गवर्नमेंट का, सरकार का पूरा बोझ अपने कंधों पर लिया हुआ है। वो क्या करते हैं, ज़ाहिर कंपैटिबल ग्लोबल एजुकेशन पे काम कर रहे होते हैं, वो स्टैंडर्डाइजेशन का ख्याल कर रहे होते हैं। अच्छा, वहाँ दूसरे माशरे में हम देखें तो टीचर्स बनना सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल ठीक है। इट्स हार्ड नट टू क्रैक। और हर 2 साल बाद उनकी जो है ना रिन्यूअल होती है सर्टिफिकेशन की, इन ऑर्डर टू स्टे अ टीचर, बिकॉज दे वांट टू इंश्योर दैट अ टीचर दैट हैज बीन एक्सपोज्ड टू द स्टूडेंट इज ट्रेन्ड, अपडेटेड। बल्कि हमारे और उसके क्या हो रहा है, उसके बरस के वो लोग जो कुछ नहीं बन पाते वो टीचर बन जाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही। की क्वालिटी एश्योरेंस नहीं है। फिर अगेन जो चले इस बात को अगर हम थोड़ी देर के लिए सेटिसाइड करें, बच्चा अगर क्वालिटी इनपुट ले भी रहा है, हम बच्चे को पढ़ा रहे कि बेटा सच बोलना है,
बेटा क्यों फॉलो करनी है। जब वो घर में जाता है तो घर से या से उसे पता चलता है नहीं नहीं, झूठ के बगैर तो गुजारा नहीं है, रिश्वत के बगैर काम नहीं होगा, लाइन लगाने वाला बेवकूफ है, अपनी लेन में गाड़ी चलाने वाला पागल है। Exactly. अब स्कूल आते हुए हमें आपको भी यहाँ शो पर आते हुए कई मुसीबतों का सामना होता होगा, इवन हम रोड पर चले जाएं तो हमारी तरबियत हमें नजर आ रही होती है कि किसी को नहीं पता कि कौन सी लेन, फास्ट लेन कौन सी है, स्लो लेन कौन सी है, बाइक वाले ने कहाँ चलना है, रिक्शे वाले ने कहाँ चलना है, रिक्शे वाले ने कहाँ रुकना है। अच्छा, फुटपाथ जो पेवमेंट से जो साइड वॉक है वो सारी खत्म हो चुकी है। उसका नतीजा क्या होता है कि जो टाइम पर हम आधा घंटा पहले भी बफर देने के बावजूद हम टाइम पर नहीं पहुंच पा रहे होते। सबसे बड़ा इश्यू हमें होता है, कभी रिक्शे वाला सामने आ जाता है, कभी बस वाला गलत पार्क कर देता है, अब कहीं से भी पैसेंजर उठाना शुरू कर देता है। अच्छा, रिक्शे वाला कहीं पर भी घूम जाता है। अच्छा, किसी तरह इनसे बचे तो सामने से रॉन्ग साइड कोई आ रहा होता है, कोई रोड पर चल रहा होता है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो एलिमेंट्स हैं जिनको इनमें हार्मनी नहीं है। जब तक इनपुट में हार्मोनियस नहीं होगा घर का, स्कूल का, मुआशरे का, तो बच्चा वो उस तरह से हम स्टेप आउट नहीं कर पाएंगे। तो ऑफकोर्स ऐसा ही है, तरबियत बड़ी अहमियत की हामिल है, सिर्फ एजुकेशन ही नहीं होती। एजुकेशन के कई पर्पजेज हैं, एक नहीं है, मतलब बहुत सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स है। तो एक तो हम अपना काम नहीं कर रहे, सरकार अपना काम नहीं कर रही है, अब सबको अपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी भी करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ब्लेमिंग अदर्स, जी जी, आई टेक एज ए प्रिंसिपल, आई होल्ड माई सेल्फ अकाउंटेबल कि यार अगर आप मेरे पास बच्चा आ रहा है, बच्चा फीस दे रहा है, टाइम दे रहा है, तो मैं अकाउंटेबल हूँ और मुझे एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही करना उस चीज। इरफान भाई यहीं आपको रोकूंगा, अभी इसके ऊपर मजीद बात की जाएगी। अख्तर अराई साहब तशरीफ फरमाए, उनसे भी कुछ देर पहले इसी मौजू पे गुफ्तगू हो रही थी। अब अख्तर भाई ये फरमाइए कि जैसे अभी इरफान साहब ने कहा कि एक तो हमारे यहाँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, पेरेंट्स ने बच्चों को छोड़ दिया, वो ये समझते हैं कि यहाँ से मुकम्मल तैयार होकर यहाँ पर आए और उसके बाद हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये ख्याल ही फिर ऐसा है जिसके बाद जैसे अभी इरफान भाई ने निशानदेही की बहुत सारे मामलात की, इसको कैसे ठीक किया जाए। और फिर जहाँ कहीं पे वालिदैन अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर भी रहे हैं, वहाँ पे हम स्कूलों की तरफ से भी कोताही और कमी देखते हैं। तो इसमें एक तवाज़ुन कैसे कायम किया जाए। अब सवाल ये है क्योंकि जहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, हमारे यहाँ आप देख लें तमाम इदारों के अंदर, हर इदारे के अंदर हमें नज़र आता है कि एक अंडरस्टैंडिंग की कमी है, एक कंसेंसस की कमी है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ पूरी दुनिया में काम किया जाता है, या हर इदारा एक दूसरे से सबकत ले जाने के चक्कर में हर ये शख्स साबित करना चाहता है कि मैं ज़्यादा इख्तियार रखता हूँ और मेरी ज़्यादा चलती है। जब ऐसे माशरों में हम रहेंगे तो कैसे मामलात को ठीक किया जाएगा, फरमाइए। जी बिल्कुल, देखें पहली बात तो यह है कि इरफान भाई की तमाम बातों से मैं एग्री करता हूँ, सेकंड करता हूँ, मगर कुछ एरिया ऐसे हैं कि जो ज़ाहिर है कि उसमें कवर नहीं कर पाए। वो बात यह है कि पेरेंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये समझता हूँ दुनिया में जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं जहाँ पर एजुकेशन और जहाँ पर आपको वैल्यूज़ नज़र आती हैं, सिविलाइज सिटीजनशिप नज़र आती है, वहाँ पर हमने देखा है, जो मैं अक्सर जापान की और बहुत से और ममालिक की एग्जांपल देता हूँ, वहाँ तरबियत और तालीम का कॉन्सेप्ट है, तालीम और तरबियत का कॉन्सेप्ट नहीं है। उर्दू में मैं बता रहा हूँ कि यहाँ हम तरबियत और तालीम की बात करते हैं और फिर तरबियत और तालीम नहीं होती, तरबियत और तालीम का लफ्ज़ है, ठीक है ना, या तालीम और तरबियत, यानी कि वो अलग लफ्ज़ कर दिया अलग। जब हम दोनों को सेपरेट करेंगे तो इश्यू होगा। अब यहीं पर तरीक़ेकार ये हो गया है कि ज़्यादा देखने में हमें ये आया है कि वालिदैन जो है बच्चों की जब तरबियत के बारे में उस्ताज़ा बात करते हैं या उनके मामलात को देखने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पेरेंट्स जो हैं अपने प्यार और मोहब्बत में जो है कहते हैं कि आप बच्चे को कुछ भी नहीं कह सकते जी, आप उसको टेंशन भी नहीं दे सकते। तो बात यह है कि जब हमारे टीचर्स जो हैं ऐसा नहीं कर पाएंगे तो उनको अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं सिखा पाएंगे तो वो तो रिजर्व हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो करते करते इस वक्त सिचुएशन ये आ गई कि तालीम एक अलग टॉपिक या एक एक्टिविटी हो गई है और तरबियत एक अलग एक्टिविटी हो गई है। ठीक है। अच्छा, अब अख्तर भाई यहीं आपको रोकूंगा, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक है, वापस आ रहे हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची।
प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी और बात हो रही थी तालीम और तरबियत के हवाले से, और साथ ही स्कूल्स में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर भी हमने गुफ्तगू की मुख्तसरन। मज़ीद इसके ऊपर बात की जाएगी। इख्तियार राई साहब तशरीफ़ फरमाएँ, एक माहिर तालीम है, ब्रेक पे जाने से कबल गुफ्तगू कर रहे थे इस वक्त के माशरे में जो कुछ हो रहा है और उसके साथ साथ जो हमारे तालीम और तरबियत का जो निज़ाम है, जो सिलसिला यहाँ राइज है, उसके ऊपर बात कर रहे थे और साथ ही बात हो रही थी कुछ वालिदैन की ज़िम्मेदारियों के हवाले से। मैं चाहूँगा अख्तर भाई गुफ्तगू को जारी रखिए। आप कुछ देर पहले तस्करा कर रहे थे कि पेरेंटिंग की एक बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है। जी बिल्कुल, मैं यहाँ तक पहुँचा था कि तालीम और तरबियत को दोनों अलग कर दिया गया है। ठीक है। तो जो उसके दरमियान में गैप है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये गैप है। ठीक है। देखें जैसे ही बाई बर्थ बच्चा पैदा होता है, माँ बाप की गोद में आता है, तो तरबियत का एहतमाम शुरू हो जाता है। जी। यानी कि जैसे जैसे वो बड़ा ग्रो करता रहता है तो उसकी ग्रूमिंग के साथ साथ उसकी एनवायरनमेंट के अंदर जो कुछ भी हो रहा होता है उससे बच्चा वो लर्न करता है एनवायरनमेंट से। अगर वहाँ पर बहुत आदाब से बात करने के तरीक़ेकार हैं, तहजीब से और बड़ों के सामने खड़े होकर झुक के बात करने की, तो उसी तरह से बच्चा जो है वो उसको नकल करता है, एडॉप्ट करता है। और घर के अंदर ये पेरेंटिंग की ही जिम्मेदारी है पेरेंट्स की। और जब बच्चा वहीं पर एक मोबाइल फ़ोन अपने पेरेंट्स को स्क्रीन टाइम उसका शुरू हो जाता है, वहीं अपने पेरेंट्स को जो टेक्नोलॉजी उनके हाथ में आती है उसको अच्छा टॉय समझता है और उसी में दिलचस्पी होती है, तो मामला तो वहीं से स्टार्ट हो गए ना। ठीक है, बहुत ठीक है। तो अब तालीम का सिलसिला जाकर जो है अर्ली ईयर एजुकेशन में या मॉन्टसरीज में जाकर जब 3, साढ़े 3, 4 साल का बच्चा होता है तब जाता है स्कूल में। और फिर तालीमी इदारे को तो यही कहा जाता है कि आपने अगर वो किसी प्रैक्टिकल लाइफ पे, सेंसोरियल डेवलपमेंट पे या किसी और चीज़ पे काम करते हैं तो वहाँ समझा जाता है कि आप बिला वजह की एक्टिविटी करते हैं। आप डायरेक्ट इसको ABC सिखाएं और 1, 2 सिखाएं और ये किए, तो इससे क्या होता है कि यही एक अप्रोच है। क्योंकि अब हम ओवरऑल बात कर रहे हैं तो अपर क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, वो समझते हैं इन बातों को, मगर क्योंकि मैं जर्नली एक मिडिल क्लास लेवल की बात कर रहा हूँ। अब जापान की बात करें या किसी और मुल्क की करें, वहाँ तो 3 क्लास तक जो है ना, जो वैल्यूज़ हैं, तरबियत का एहतमाम है, वो ज़्यादा होता है। उसके बाद उसी पे बेस करती है एजुकेशन। लैंग्वेज डेवलपमेंट क्योंकि अपनी मदर टंग में होती है, हमेशा होनी भी मदर टंग में चाहिए प्राइमरी एजुकेशन। और उसके बाद जो सिलसिला चल पड़ता है तो वो एक अच्छे तरीके से। फिर दूसरा ये है कि जो पॉलिसी मेकिंग है हमारे मुल्क के अंदर वो सपोर्टिव नहीं है। यानी कि वो बजाय सपोर्ट करने के वहाँ रुकावटें पैदा होती हैं अगर कोई स्कूल ऐसा करता है। फिर हमारा ट्रेंड ऐसा है कि पेरेंटिंग साइड से भी यही सोच है, तो हमें पेरेंट्स को समझना होगा। पेरेंट्स के 4 बेसिक जो है वो उसके स्टाइल्स होते हैं। उन 4 स्टाइल्स को तो चलो छोड़ दीजिए, आप कहें कि जी वेस्ट की रिसर्च चाहिए, मगर उसके अंदर कुछ बातें हैं। उसके जो रूट हैं वो 2 चीज़ों से है। मैं हमेशा इसको, ये एक मीज़ान है, इसको हमें बैलेंस करना होता है। यानी कि आपके एक राइट साइड पर यूँ समझ लें कि केयर और रिस्पॉन्सिव होना है, और यहाँ पर कंट्रोल और डिमांडिंग होना है, और भी 4 चीज़ें हैं, और 4 चीज़ें और भी इस तरफ हैं। सिर्फ फिलहाल मैं 2 चीज़ें बता रहा हूँ कि केयर और रिस्पॉन्सिव होना, यानी कि बहुत केयरिंग पेरेंट्स जो होते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिव पेरेंट्स जो होते हैं, हर बात पे प्यार और मोहब्बत देना, ठीक है, और हर चीज़ मुंह से बच्चे की निकलती नहीं है। फिर एज ग्रुप भी होता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। 7 ईयर तक तो ठीक है, जो बच्चा कहता है उसका बहुत करने की नीड होती है, मगर जैसे ही बच्चा ग्रो करता जाता है तो फिर अकॉर्डिंगली इनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और कहीं जो है वो पता चलता है कि ये मैं एक फ़र्द की बात कर रहा हूँ, यानी पेरेंट में से एक पेरेंट या फादर या मदर, फिर कहीं जो है फादर जो है या मदर जो है बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत डिमांडिंग है। ये क्यों है, आप यहाँ नहीं बैठे, यहाँ क्यों खड़े हुए, यहाँ क्यों गए, वगैरह वगैरह, ये क्यों किया। तो जब ये पहले एक ज़माने में ये होता था, वो ट्रेंड भी ऐसा था कि यानी कि नज़र भी रखी जाती थी। वो कहते हैं ना कि सोने के चम्मच से खिलाइए मगर आँख शेर की रखिए, तो यूँ होता था। फिर करते करते यूँ हुआ, अब ये यूँ हो गया। अब इतना हो गया है कि जी बच्चों को तो आप उफ भी ना कहें, उसमें फिर इतनी केयर। फिर कहीं पेरेंटिंग यूँ होती है, कहीं गुस्सा आ गया तो जनाब यहाँ इतनी सख्ती, इतना डिमांड, और यहाँ पर ये आ गया तो जनाब यहाँ गुस्सा आ गया। रिजल्ट देखा साल के बाद, क्यों आपका A1 ग्रेड क्यों नहीं आया, आपकी पोजीशन क्यों नहीं आई, आप ये क्यों नहीं हुआ। तो ये जो मामला है ना यूं करने। अच्छा, फिर ये जब आते 2 पेरेंट्स, माँ और बाप, दोनों भी एक पेज पे नहीं होते, ठीक है। फिर जो दोनों की अलग अलग ये चीज़ है तो फिर वहाँ पर एक और प्रॉब्लम होता है।
फिर वो एक आग बन जाती है तो एक पानी बन जाते हैं, और ये भी गलत है। दोनों को, एक तो पानी हो तो वार्म वाटर हो, आग नहीं होनी चाहिए, दोनों एक पेज पे हो। पेरेंटिंग में यहीं पर प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। और फिर जाहिर है कि ये मामला जब होते हैं, आगे बढ़ता है, जब बच्चा जाता है तालीमी इदारे में जाता है, तो अभी मैं हैरत हो रही थी, आज सुबह मैं एक पेरेंट्स की मीटिंग हुई, उनका ये था कि प्रीलियम आप ले रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि हम बोर्ड की तैयारी करें या स्कूल के एग्जाम की तैयारी करें। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैंने कहा बड़ा अफसोस होता है कि आप वाल बच्चों की, बच्चे हैं ना, वो कहते हैं तो कुछ सही होगा, जरूर सही होगा। मैंने कहा क्या वो किसी और मुल्क की किताब है जो हम पढ़ाते हैं, और क्लास का कोर्स पढ़ रहे हैं, भाई वही टेक्स्ट बुक जामशोरों की किताब है। अगर 9 मैट्रिक एग्जाम, 9 का एग्जाम हो रहा है, उसी की प्रिपरेशन है। वो प्रीलियम प्री प्रीलियम जो होते हैं वही तो बोर्ड की एक मॉक एग्जाम्स हैं। बिल्कुल ऐसा ही, मैं भी इसके ऊपर बात करता हूँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये एग्ज़ाम देने का जो तरीका है, इसके हवाले से भी हमें समझने की ज़रूरत है। और ये जो मुख्तलिफ इम्तिहानात लिए जाते हैं, इसका मकसद क्या होता है, मसरफ़ी एक अलग मौजू है, इसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। मैं थोड़ा पेरेंटिंग की तरफ आता हूँ, इरफान भाई से ज़रा इसके ऊपर बात की जाए। इरफान भाई ये बताइएगा, मैं अभी ये समझ पाया हूँ अख्तर भाई की बात से कि ये सारी जो कुल ज़िम्मेदारी है ये पेरेंट्स के ऊपर आयद होती है कि वो तरबियत ऐसी रखें कि वो जब तालीमी इदारों में जाए तो वो एक बावकार शहरी भी बने और सब कुछ करे और अपनी ज़िम्मेदारियां भी निभाए। लेकिन मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि मैं पूरी दुनिया के जब तालीमी इदारे देखता हूँ, जब वहाँ बच्चे जाते हैं तो एक मुकम्मल इंसान बनकर जो है वो वहाँ से निकलते हैं। और हमारे यहाँ से कहीं ज़्यादा, बल्कि कहीं बहुत ज़्यादा तेज़ जो है वहाँ की लाइफ है, और वहाँ पे तो वालिदैन इतना वक्त भी बच्चों को नहीं दे पाते। फिर ये कैसे मुमकिन होता है कि वो एक बेहतरीन शहरी बनकर निकलते हैं? जैसे अभी बात जापान की यहाँ पे हुई कुछ देर पहले, तो वहाँ पे तरबियत की ऐसी तरबियत दी जाती है तालीमी इदारों में जो काबिल रश्क है, पूरी दुनिया में उसको देखा जाता है और फॉलो किया जाता है। और इसमें एक दौड़ लगी हुई है कि बच्चे तालीमी इदारों से बेहतरीन इंसान बन रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ जिस किस्म की तालीम दी जा रही है स्कूल्स के अंदर, या पेरेंट्स जिस तरह का काम कर रहे हैं, उस पर तो फिर बहुत सारे सवालिया निशान हैं। ये सिर्फ पेरेंट्स पे नहीं, फिर तो तालीमी इदारों के ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ज़रा फरमाइएगा आपकी इसके ऊपर राय क्या है? शुरू करते हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हम सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। सारा जिम्मेदारी का टोकरा पेरेंट्स पे भी नहीं डाल सकते और टीचर्स पर भी नहीं डाल सकते, स्कूल तक। अच्छा, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि एजुकेट करने की जरूरत है पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी। बच्चों से पहले हमें अपने बड़ों को एजुकेट करना होगा, माशरे को भी एजुकेट करना होगा। इनको इनकी हसासियत के बारे में बताना पड़ेगा कि हमारा एक गलत लफ्ज, हमारा गलत इनपुट जो है तो बच्चों को बहुत संगीन नताइज जिसमें हो सकते हैं, उस तरह की बर्बाद पर्सनैलिटी दे सकता है जी। अच्छा, सबसे पेरेंटिंग में अगेन ये बात होता है, मेरी यहाँ पर ज़ाहिर बहनें भी हमारी बात तो सुन रही होंगी, माएँ भी सुन रही होंगी, वालिदैन बाप भी सुन रहा होगा। अक्सर ये होता है कि पेरेंट्स हमने देखा है कि वो एक दूसरे की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे होते हैं आपस में। मिसाल के तौर पर अगर वालिद ने कोई सख्ती दिखा दी तो माँ बच्चे को फौरन से पैम्पर करके वालिद को वो एकदम से बिलिटल कर देगी बच्चे के आगे। या माँ ने कभी बच्चे को डांटा है या किसी चीज पर समझाने की कोशिश की है तो वालिद उससे एकदम से उसको बिल्कुल ही डिफ्लेट कर दे माँ को, ये इंतहाई गलत अमल है। उसके नतीजे में होता क्या है मैं आपको बताऊं, समझने की बात है। फॉर एग्जाम्पल, आज माँ ने वालिद को जो है डिफ्लेट कर दिया या बिलिटल कर दिया, उसकी पावर को चैलेंज कर दिया बच्चे के सामने। अब कल इसी माँ को जरूरत पड़ेगी अपने बच्चे को कंट्रोल करने के लिए इस बात की, तो उस बात की जो अथॉरिटी जो कि कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है वो सब भी इफेक्टिव नहीं होगी जितनी माँ को जरूरत होगी सब बच्चे को कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे बड़ी बात, जैसे अक्सर भाई ने कहा कि पेरेंट्स का भी एक पेज पर होना जरूरी है, उनकी रेपो अच्छी होनी चाहिए, आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए और पेरेंटिंग के कोर्सेज होने चाहिए, उनकी तरबियत होनी चाहिए कि किस तरह केयरफुली बच्चे के सामने कौन सी बात करनी है, कौन सी नहीं करनी। क्योंकि बच्चा देखिए या तो सुनकर इनपुट लेगा या देखकर इनपुट लेगा जी। और हमारे बड़े भी यही कहते थे कि आजकल जो है वो कायल करने का दौर नहीं है, मायल करने का दौर है। बच्चा वो करेगा जो आपको करता हुआ देखेगा, ठीक है। बच्चा वो नहीं करेगा जो आप उसको कहेंगे या कमांड देंगे या उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, जब तक वो आपको करता हुआ नहीं। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा नमाजी बने तो मुझे पहले खुद नमाजी बनना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा स्क्रीन टाइम कम करे तो मुझे अपना स्क्रीन टाइम भी बच्चे के सामने कम करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी बात रही, देखिए नशे की बात भी आपने की थी जो कि बहुत ही संगीन प्रॉब्लम है आजकल का। फिर ये कहता हूँ, देखिए जब लोग अपने जब कोई भी शख्स जब करने वाले काम नहीं करेगा तो फिर वो ना करने वाले काम करेगा, ठीक है। जब हम अच्छे काम नहीं करेंगे तो हम लाजमी बुरे काम करेंगे जी। ऐसा नहीं हो सकता। अक्सर लोगों को आपने भी कहते हुए सुना होगा कि यार ना मैं अच्छे में हूँ ना मैं बुरे में हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप अच्छे में नहीं है तो आप लाजमी बुरे में है।
अंडरस्टैंड। और बल्कि मैं ये कहता हूँ कि अच्छाई का ना करना ही बुराई है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल आपने तो सही। आप अगर हम देखिए, अब हमारे यहाँ कौन अपना काम कर रहा है, करने वाले काम कौन कर रहे हैं? क्या पुलिस अपना काम कर रही है? बिल्कुल क्या नहीं। ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही है? क्या टीचर्स अपना काम करने वाले काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। जब नहीं करेंगे करने वाले काम, तो ऑफकोर्स ना करने वाले काम होंगे। और अफसर भाई की बड़ी प्यारी बात थी कि अर्ली एजुकेशन भी साइंस है। मेरा चूंकि बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस रहा इंटरनेशनल ग्लोबल एजुकेशन में, फर्दर हायर एजुकेशन में, अब हमने अर्ली एजुकेशन पे इनिशिएटिव लिया और हम उस पर काम कर रहे हैं। तो अर्ली एजुकेशन एक अलग साइंस है बिल्कुल, और उसमें सबसे जो प्राइमरी चीज है वो बच्चे को अच्छा लर्नर बनाना है, उसमें सीखने की चाहत को पैदा करना है। एक बार बच्चा अगर अच्छा लर्नर बन गया तो फिर वो ऑटो पर सेट हो जाता है, यानी फिर आगे उसको लर्निंग करना आ जाती है और वो रियल टाइम में चीजों को ग्रास्प करना सीख जाए। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है अर्ली एजुकेशन की। बिल्कुल ठीक है। तो ये पेरेंट्स को भी मैं यही मैसेज दूंगा इस प्रोग्राम के, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, और मैं टीचर्स को भी सबसे पहले तो टीचर्स को देना चाहूंगा। देखिए टीचर्स इस शोबे के स्किल्ड लोग हैं, उनके पास रेलेवेंट क्वालिफिकेशन है, सर्टिफिकेशन है। स्कूल को भी चाहिए कि पेरेंट्स को एजुकेट करने के लिए उनके सेशन अरेंज किए जाए, फ्रीक्वेंटली अरेंज की जाए, क्योंकि इंसान जब सीख नहीं रहा होता तो जाहिर है वो फिर अनलर्न कर रहा होता है, जब बन नहीं रहा होता तो बिगड़ रहा होता है। दो चीजों में, जैसे मैंने कहा, अगर इंसान बन नहीं रहा तो बिगड़ रहा है। तो हमें अभी अपने लोगों को बनाने पर काम नहीं हो रहे। हमें याद है हमारे दोनों पीटीवी पर बड़े अच्छे पब्लिक सर्विस मैसेजेस आया करते थे कि सिग्नल कैसे क्रॉस करना है, ग्रीन लाइट का क्या मतलब है, येलो लाइट का क्या मतलब है, लिटर फेंकने नहीं फेंकने, बच्चों के सामने सिगरेट पीनी है कि नहीं पीनी है, आपको भी याद होगा यार। बिल्कुल है, बिल्कुल आपने सही कहा। और आज वो तरबियत सारी खत्म हो चुकी है। बच्चों को सिर्फ जो है वो कमाना किस तरह से है, पैसा कैसे लेना है, पैसा पावर है, पावर हासिल करनी है, दो गनमैन लेने हैं, प्राडो लेनी है, वीगो लेनी है, बदमाशी करनी है, फोन पे बैठे बैठे अपने काम करवाने हैं, इन्फ्लुएंस करना है अफसरों को, इदारों को। नॉट इवन अ सिंगल डिपार्टमेंट जो है ना इज फंक्शनिंग एज दे शुड। बड़े अफसोस की बात है के साथ भी कहना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा इरफान भाई। ये चंद चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें संजीदगी से सोचना होगा, और ये दोनों तरफ से जिम्मेदारी आयद होती है, तालीमी इदारों के ऊपर भी और वालिदैन के ऊपर भी, कि वो घर से कुछ ऐसा माहौल दें ताकि जब वो स्कूल में जाएं तो फिर जाके वाक़तन उनको कुछ सीखने का मौका मिले। वगरना ये जो कुछ हो रहा है, और मैं जिस तरह देख रहा हूँ कि मेरे लिए इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है, मैं जिसके ऊपर ज़्यादा फ़िक्रमंद हूँ, वो नशे का जो बढ़ता हुआ रुझान है उसकी वजह से। और मैं देख ही रहा हूँ कि इस वक्त जैसे भी आपने वालिदैन की निशानदेही की, अख्तर भाई ने भी की है यहाँ पे, वो बच्चे आजकल हाथ में उनके डिवाइसेस मुख्तलिफ हैं, वेब जिसको कहते हैं, वो हाथ में लेकर बैठे हैं, घरों के अंदर जो है वो धुआं छोड़ रहे हैं। और उससे बड़ी इत्तेफाक की बात है, बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि पहले ज़माने में अगर किसी की जेब से सिपारी भी निकल आती थी तो उसको घर के अंदर बताना मुश्किल हो जाता था कि ये क्यों उसकी जेब में है। लेकिन समझने वाली बात पता है क्या, बच्चे की साइकोलॉजी होती है, बड़ों की। बच्चा जो है बड़ा बनना चाहता है। जी बिल्कुल ऐसा ही। बच्चा कोशिश करता है कि मैं बड़ा लगूं। बिल्कुल तो बड़ा लगने के लिए, बड़ा बनने के लिए वो बड़े वाले काम करना चाहता है, बड़े वाली हरकतें करना चाहता है। अब वो देखता है कि मेरे बड़े क्या कर रहे हैं। जब बड़ा सिगरेट पी रहा है, जब बड़ा वेट पिएगा, जब बड़ा शीशा पिएगा, जब बड़ा नशा करेगा, कोकीन लेगा, आइस लेगा, तो बच्चा ये समझता है कि बच्चा कहाँ से इनपुट ले रहा है, कहाँ से मैसेजेस मिल रहे हैं, वहाँ से मिल रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसे। तो वो ये देखता है कि यार जिम करने के लिए मुझे ये काम करना पड़ेगा। मैं ओवरसीज एजुकेशन में, हमारे पास भी कंसल्टेंसी होती है, तो मैंने देखा बच्चे आए हैं वहाँ पे डीएचए ऑफिस में, और वो हाथों में वेप लेकर आए, और बड़े स्टाइल से टांग पे टांग रखकर, और छोटे बच्चे बिल्कुल 18 ईयर्स ओल्ड, 19 ईयर्स ओल्ड, कोई उम्र नहीं है बच्चों की। अभी दोनों ने ओ लेवल किया, किसी ने ए लेवल किया है, कोई मैट्रिक करके आ रहा है, उनके हाथों में वेव्स हैं, वेव्स जो पीते हैं बच्चे। जी बिल्कुल ऐसा ही। वो गैजेट टाइप के बिल्कुल वो पी रहे होते हैं, और उनके स्टाइल ही कुछ और होते हैं, उनकी अप्रोच ही कोई डिफरेंट ही है। तो वो सारे मनी सेंटर्ड हैं, उन कहते बस पैसा पावर है, पैसा ही हासिल करना है, कम वोट में किसी भी तरह से हमारे पास वो आ जाए, वो एथिकल वेज पे आए या कैसे भी आ जाए, हमने बस वो लेकर अपनी जो है वो बिल्कुल ठीक है, पावर इन्फ्लुएंस करना है लोगों को, चीजों को, इदारों को। उन्हें पता है कि पैसे से सारे काम हो जाते हैं। एग्जैक्टली यही हमने उनको सिखाया है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा इरफान भाई, वक्त माफ़ कीजिए मेरे पास महदूद है। मैं अख्तर भाई से एक पहले मैसेज लूँगा और उसके बाद आपकी तरफ आऊँगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे ख़ास तौर पे वालिदैन के लिए? तो पूरी गुफ्तगू ही एक मैसेज है, लेकिन इसमें अगर मैं चाहूँगा कि इख्तिताम में अगर कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कहिए। जी बिल्कुल, देखिए जहाँ पेरेंटिंग की बात हुई है, वालिदैन को चाहिए कि वो पेरेंटिंग सीखें और समझें और अपनी नॉलेज को अपडेट करें, और
और उसको अमली मुजाहरा करना बहुत ज़रूरी है। यकीन यकीनन। करें, मैं वेब से ही बात निकली तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि वेब की शॉप ऐसी खुली है जैसे चाय की दुकान। ऐसे ही है, अब जगह जगह मुझे तो खुली लग है। रहा है कि अगले 5 साल में आप बाहर कुर्सियां लगा के फुटपाथ पे वेब पी रहे होंगे लोग। बिल्कुल और ऐसे आप ही। देखें कहीं निकलें, आपने एरिया में जी निकलें जी जी तो आपको बड़ी खूबसूरत सी जो है ना, अब आप खिलौने की दुकान पे ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, जी एक शॉप पे मिल रही हैं। एक बच्चे को एक्सेस है, वो जाके जो है 5 साल का, 8 साल का, 10 साल का बच्चा टॉफ़ी के साथ, बिस्किट के साथ वो भी ले लें। ले लें। तो ये बहुत बड़ा मसला है। अलमिया है, अलमिया देखिए, वालिदैन हर चीज़ को आउटसोर्स कर देते हैं। स्कूल गया, आउटसोर्स कर दिया। ट्यूशन पे उसका होमवर्क, जो होम असाइनमेंट है, उसको भी ट्यूशन टीचर ने कराना है। बिल्कुल सही। ट्यूटर का काम है एक्स्ट्रा ट्यूट करे उसको, जो वीकनेसेस को कवर करे, इन डेप्थ उसको 1-to-1 फॉर्मेट में पढ़ाए, क्योंकि सिलेबस 8 क्लास तक तो मैच करता नहीं, हर स्कूल का अलग होता है बुक्स। तो यहाँ पर हर चीज़ आउटसोर्स कर दी जाती है। अब वो जब हर चीज़ आउटसोर्स कर देंगे, सिपारा पढ़ने गया, कौन सा एनवायरनमेंट है, क्या हो रहा है, खुदारा अपने बच्चों पे नज़र रखिए। आप एक ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए कम से कम अपनी 4 दीवारी के अंदर, और ताकि बच्चा जो है उससे कुछ लर्न करे। इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज अगर है तो बच्चों की तरबियत का है, तालीम का नहीं है। तरबियत पर ही तालीम बेस करती है। अगर तरबियत होगी तो बच्चे के इंटरेस्ट डेवलप होगी। तालीमी इदारों के साथ जो डिस्टेंस आ गया है, उनसे साथ पीटीएम्स करें, उनके साथ उनको एतमाद में लें, और उस पर ऐसा नहीं है कि ब्लेम गेम चलता रहे, जैसे कि हमेशा घर के अंदर माँ बाप करते हैं या 2 भाई करते हैं। इसी तरह से टीचर पे जिम्मेदारी डाल दी जाए, टीचर पेरेंट्स पे जिम्मेदारी डाल दी जाए, तो ये तरीक़ेकार बेहतर नहीं है। हमने अपने अपने किरदार अदा करना है, अपनी इस नई नस्ल को परवान चढ़ाना है, तरबियत और तालीम देनी है, काबिल बनाना है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है एजुकेशन पर्पज़ के लिए, जो कि न्यू जनरेशन स्कूलिंग सिस्टम ने टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है, 2016 से हमने की हुई है कि ईच क्लास है स्मार्ट क्लास, ताकि बच्चा जो है वो मोबाइल यूज़ ना करे, वो लर्निंग वीडियोस देखे, ना कि वो यूट्यूब की देखे, हमारी अपनी बनाई हुई देखे। तो बात यह है कि टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम भी होनी चाहिए। जापान के अंदर छोटे छोटे बच्चे रोबोट से खेल रहे होते हैं, वो क्रिएटिविटी लेके आ रहे होते हैं, वो बैठ के सिर्फ ABC पे रट्टा नहीं लगा रहे होते। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। बात बच्चों को काबिल बनाइए, टेक्नोलॉजी स्मार्ट बनाइए। AI आ चुकी है, ऑगमेंटेड रियलिटी आने वाली है। अगले 5 साल में जो है हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतने बड़े चैलेंजेस देगी इन्हीं बच्चों को। जिस तरह के बच्चे आजकल मैट्रिक में गए, 9 में गए तो पता चला कुछ भी नहीं, थोड़ी सख्ती हुई, रिजल्ट गायब। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट निकला, थोड़ा सा मसला हुआ तो जनाब कुछ भी नहीं है। तो बात यह है कि काबिल बनिए और समझदार बनिए और टेक्नोलॉजी को यूज़ कीजिए, और इसकी तरबियत पहले दिन से करनी होगी। और पहले दिन से मुराद यह है कि बच्चा जब 3 साल का माँ बाप के घर में होता है, वहीं से उसकी फाउंडेशन स्टार्ट होती है और फिर स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलती है। आइए हम मिलके पाकिस्तान को पढ़ा लिखा, तरबियत याफ्ता पाकिस्तान बनाइए। हमें डिसिप्लिन कायम करना है। देखिए, ट्रैफिक की सर ने बात की बड़ी ज़बरदस्त। वक्त मेरे पास खत्म हो गया। मैं सिर्फ एक जुमला बोल के कि अगर हमने बच्चों को ऐसे बनाना है कि अगर वो सिग्नल तोड़ रहे हो तो उनको अंदर से महसूस हो कि आगे एक सफेद वर्दी वाला एक गन लेके, चालान लेके खड़ा हुआ है, मुझे ब्रेक नहीं लगानी, मुझे खुद सिग्नल पे रखना है। आप जापान की मिसाल देता हूँ, वहाँ कैंटीन के अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम होते हैं। बहुत शुक्रिया। आखिरी जुमला में इरफान भाई आपसे लूंगा, एक मैसेज अगर देना चाहें तो जरूर दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए एजुकेशन बहुत हसास मामला है, और मैं तो अपनी सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब तक देखिए टॉक्सिक लीडर्स के लिए टॉक्सिक कल्चर वाली बात है जी। जब हम बड़े और हम गवर्नमेंट लेवल पर ठीक नहीं होंगे तो वो जो टॉक्सिक कल्चर है ना, मजीद टॉक्सिक लीडर्स पैदा करता रहेगा। बिल्कुल ठीक है। तो हमें हम बड़ों को सुधरना पड़ेगा, ताकि बच्चे बड़ों से इंस्पिरेशन ले रहे होते हैं तो बड़ा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो बड़े अगर अपने आमाल ठीक कर लेंगे, हम खुद एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अपने आप को ठीक कर लेंगे, तो इंशाल्लाह हमारे बच्चे भी ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो बस इदारों को सही होने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया जनाब इरफान खान साहब, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। जनाब अख्तर आराइन साहब, दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और ये गुफ्तगू इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब हमें समझने की ज़रूरत है जो कुछ हो रहा है ख़ास तौर पे तालीमी इदारों के अंदर। जैसे मैंने एक का तस्करा भी कुछ देर पहले किया कि एक तो नशे का बढ़ता हुआ रुझान एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है हम सब के लिए, हमारी नस्लें क्योंकि तबाह हो रही हैं। दूसरी तरफ जो तालीमी निज़ाम है उसके अंदर ही इतने नक़ाइस हैं कि अगर इसके ऊपर बात करना शुरू करें तो ये इस तरह कई ऐसे प्रोग्राम्स कर चुके हैं। बहरहाल
उसको ठीक होते होते शायद कई साल और कई दिहाइयाँ और मज़ीद जो है वो लग जाएंगी, क्योंकि जहाँ पे हुकूमतों की तरजीहात में जो सबसे कम चीज़ हो सेहत और तालीम, तो उन ममालिक के अंदर फिर ये मामला दुरुस्त होने में काफ़ी वक्त लग जाता है। अपने तई हमने कोशिश करनी है, आप जैसे भी बात हुई कुछ देर पहले इरफान साहब ने निशानदेही की कि एग्ज़ाम्पल एक सेट करनी है अपने बच्चों के लिए। आप उनके रोल मॉडल्स हैं और आपको देखते हुए ही आपके नक्श कदम पर वो चलेंगे। अगर आप इस सारा तवज्जो, वक्त और तवानाइयाँ उनके लिए होंगी तो यकीनन फिर आपको बतदरीज सोसाइटी में बेहतरी नज़र आना शुरू हो जाएगी। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट इसका आगाज़ होगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।